हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जैसे स्टडीज ऑनलाइन में। आज हम आपको महत्वपूर्ण क्या पढ़ाएंगे भाई? महत्वपूर्ण मूलभूत नियतांक। तो ये नियतांक क्या होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज इस टॉपिक में हम आपको यही पढ़ाएंगे। उनके प्रतीक क्या होते हैं, यानी मूलभूत नियतांक को हम लिखते किस तरीके से है उस चीज़ के बारे में बताइए, उसे बोलते हैं प्रतीक। ठीक है, तो प्रतीक क्या होते हैं वे बताएंगे। इनका मान कितना होता है, वैल्यू, और इनके आंकड़े। ठीक है, आंकड़े कितने होते हैं इसके बारे में बताएंगे। और इनको ग्रीक लैंग्वेज में किस तरीके से लिखते हैं इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो ग्रीक लैंग्वेज होती है उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, मूलभूत नियतांक को, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक अच्छी सी नोटबुक ले लेनी है, उसमें सारी चीज़ें नोट करते चलिएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हम क्या होता है, 9th और 10th क्लास तो पास कर लेते हैं, 11th 12th में आ जाते हैं, पता ही नहीं होता ये नियतांक क्या होते हैं, इन्हें किस तरीके से लिखा जाता है। सबसे अच्छा तरीका है आप इनको एक अच्छे सी कॉपी लेके लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, जल्दी से याद हो सकते हैं। तो देखिए, जो अक्षर है आपको, अक्षर यदि ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पहला अक्षर जो है आपको यदि ऐसा दिखाई दे रहा है या कहीं पर ये लिखा है, तो इन दोनों अक्षर को हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। यदि आपको बी दिखाई दिया कहीं पर, ठीक है, और यदि आपको ऐसा दिखाई दिया तो इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। यदि आपको डी दिखाई दिया कहीं पर और यदि आपको ऐसा दिखाई दिया, ठीक है, तो इन दोनों अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों अक्षरों को हम बोलते हैं हम गामा। यानी 3 वर्ड आ गए हमारे, अल्फ़ा बीटा गामा। आपने सुना भी होगा अल्फ़ा बीटा और गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा हो गया आपके। इसके बाद यदि आपको ऐसे त्रिभुज के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दिया कहीं पर और ऐसा आपको दिखाई दिया, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। यानी ये जो चिन्ह है और ये वाला जो चिन्ह है, इन दोनों अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। ठीक है, इसके बाद यदि आपको ई दिखाई देता है और यदि आपको ऐसा अक्षर दिखाई देता है, तो इन दोनों अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं ना को, एप्सिलॉन। ठीक है, इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं आप, यदि हिंदी में याद होता है तो हिंदी में भी याद कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है, अगला आपको दिखाई दे रहा होगा जेड। ठीक है, यदि आपको जेड दिखाई दिया या फिर ऐसा अक्षर दिखाई दिया, तो इन दोनों अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, जीटा। ठीक है, क्या नाम है इनका, जीटा। इसके बाद आता है हमारा एच या फिर ऐसा एन के जैसा, यानी इसमें एन में क्या करा है, इसका एक टांग थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईटा। क्या नाम है इसका, ईटा। तो देखिए, इससे ऊपर वाला क्या था, जीटा। इससे ऊपर वाला क्या था भाई, जीटा। और अब क्या है इसके निचले वाला, ईटा। तो जीटा और ईटा इन दोनों में बहुत ही कम अंतर है बोलने में। ठीक है, परंतु इनका जो सिग्नल है या जो इनका प्रतीक है, प्रतीक दोनों का ही डिफरेंस डिफरेंस है। तो प्रतीक भी ध्यान रखना है आपको। तो इसका प्रतीक क्या है आपका, जीटा का ये वाला है, और जो ईटा का प्रतीक है ये वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा होगा, तो आपने बहुत यूज करा होगा मैथ में, इसके क्या बोलते हैं, थीटा। तो इसका नाम क्या है, थीटा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है आई। ठीक है, या ये ऐसा दिखाई देता है, यानी इसे हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यानी उल्टा जे बना देते हैं, यानी जे तो हम ऐसे बनाते हैं, परंतु इसे उल्टा कर दिया, यानी इस साइड को घुमा दिया, इस साइड को घुमा दिया ऐसे। ठीक है, तो जब इसे इस साइड को घुमा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, इसका नाम हो जाता है आयोटा। ठीक है, क्या नाम हो जाता है इसका, आयोटा। इसके बाद अगला आता है के। ठीक है, या फिर ये वाला के। ठीक है, इसमें क्या करा, इस वाले के में ये जो आपका ऊपर वाला है इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया। ठीक है, ये वाली जो टांग है इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया, तो ये क्या बन जाता है आपका कप्पा। क्या नाम है इसका, कप्पा। क्या नाम है इसका, इसका नाम है कप्पा। इसके बाद अगला आपको ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, और ये जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो अक्षर आपको दिखाई दे, ये वाला और ये वाला, इन दोनों अक्षरों को क्या बोलते हैं हम, लैम्बडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तरंग दैर्ध्य के रूप में यूज किया जाता है, इस वाले को तरंग दैर्ध्य के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है होता है कैपिटल एम, या इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू। ठीक है, इन दोनों का नाम क्या है, कैपिटल एम में यदि आपको दिखाई दिया कहीं पर, या आपको ये वाला अक्षर कहीं पर दिखाई दिया, तो इन दोनों अक्षरों को हम क्या बोलेंगे, म्यू। ठीक है, क्या नाम है इनका, म्यू। इसके बाद अब अगला आपका आता है एन। ठीक है, या फिर आपको ये दिखाई दे रहा है स्मॉल वी। ठीक है, यानी ये स्मॉल वी ऐसा करके बनाया हुआ है, यानी स्मॉल वी ऐसा बनाया हुआ है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं न्यू। न्यू। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, न्यू। इसके बाद देखते हैं अगला, ये सब आपने याद कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और ये वाला दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या करा, ऐसे इस तरीके से बना दिया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जाई। क्या नाम है इसका, जाई। इसके बाद अगला आता है ओ। ठीक है, या स्मॉल ओ, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम ओमिक्रॉन। ठीक है, क्या नाम है, ओमिक्रॉन। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है पाई के जैसा, ये भी पाई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाई ही बोलते हैं।
नाम ही इसका पाई है, ठीक है। यदि ये वाला चिन्ह यानी ये वाला अक्षर कहीं दिखाई दिया या ये वाला अक्षर दिखाई दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाई। इसके बाद आपको ये पी दिखाई दे रहा होगा, है ना, और ये वाला दिखाई दे रहा होगा, यानी इसे ऐसे करा और ऐसे कर दिया। कहीं कहीं पर इसको देखिए ऐसे भी लिखा जाता है, यानी हम ऐसे कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अक्षर और ये अक्षर और ये अक्षर, ठीक है, और ये पी, ये सब क्या है, रो। इनको क्या बोलते हैं हम, रो। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं रो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो रो को आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत से टीचर स्मॉल ई को ऐसे कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, तो ये भी क्या बन जाता है, रो ही होता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला अक्षर और ये वाला अक्षर, यदि आपको कहीं पर दिखाई देता है तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। इन अक्षरों को क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसके बाद यदि आप कैपिटल टी की जैसा और ये वाला आपको अक्षर यदि कहीं पर दिखाई दिया तो इनका हम क्या बोलते हैं, टो। क्या नाम है इनका, इनका नाम है टो। क्या बोलते हैं, टो। इसके बाद यदि आपको ये वाला अक्षर दिखाई देता है वाई और ये वाला आपको दिखाई देता है तो इनका बोलते हैं हम, क्या लिखा है, एप्सिलॉन। क्या नाम है इसका, एप्सिलॉन, ठीक है। इसके बाद यदि आपको ये वाला अक्षर और ये वाला अक्षर दिखाई देता है तो इन दोनों अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, फाई। क्या नाम है इन दोनों अक्षरों का, फाई। इसके बाद आपको यदि ये वाला अक्षर दिखाई देता है और ये वाला अक्षर दिखाई देता है तो इन दोनों अक्षरों को हम क्या बोलते हैं, काई। देखिए फाई और काई दोनों वर्ड तो बोलने में एक जैसे लग रहे हैं, परंतु दोनों का जो सिग्नल है यानी दोनों का जो प्रतीक है, दोनों का प्रतीक अलग अलग है। दोनों के प्रतीक को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोनों का जो अंग्रेजी में है वो भी याद रखना है, और दोनों का जो आपका ग्रीक भाषा इसी को बोलते हैं वास्तव में, तो ग्रीक लैंग्वेज ये वाली है, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में क्या है वो भी आपको ध्यान रखना है। यानी ये वाला आपका क्या होता है, ये वाला होता है आपका फाई, और ये वाला क्या होता है, शाई। इसके बाद जो त्रिशूल के जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा त्रिशूल के जैसा ही है, ठीक है। इसके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम शाई, ठीक है। ये पी जो है, पी रहता है यहाँ पर साइलेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, शाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो आपको चिन्ह दिखाई दिया और ये वाला जो आपको दिखाई दिया, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, ओमेगा। क्या नाम है इनका, ओमेगा। तो ये आपको हमने बताया, यदि आपको ये अक्षर दिखाई दिया, यदि ये वाला अक्षर दिखाई दिया कहीं पर, ठीक है, और ये वाला अक्षर दिखाई दिया, यानी इन दोनों अक्षरों में से इधर वाले अक्षर दिखाई दिए या फिर ये वाले अक्षर दिखाई दिए, कोई सा भी अक्षर दिखाई देता है तो ठीक है। तो जैसे ये दिखाई दिया आपको पाई के जैसा, तो इसका बोलेगा पाई, ठीक है। यदि पी और ये ऐसा दिखाई दिया तो इसको बोलेगा हम रो। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, इनको बोलते हैं मूलभूत नियतांक। अब ये जो है आपका, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसको हमने क्या बोला था, टो, ठीक है। ये टो किस चीज़ के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी की, आपको पता होगा जो पृथ्वी के लिए प्रकाश की चाल होती है, जो सूरज से प्रकाश आता है वो पृथ्वी पर आता है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल सी से लिखते हैं, हमें पता है। यानी स्मॉल सी को हम किसके लिए लिखते हैं, प्रकाश की चाल के लिए। ऐसे ही ये जो आपको ग्रीक भाषा में लैंग्वेज दिखाई दे रही है, जो शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किस अक्षर को किसके लिए यूज करते हैं वो भी हम जानते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ये है जैसे नियतांक है। नियतांक क्या है हमारा, नियतांक है पहला प्रकाश की चाल, यानी या प्रकाश का वेग भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इसे हम लिखते हैं स्मॉल सी से। तो यानी स्मॉल सी को हम किसके लिए यूज करते हैं, वो करते हैं प्रकाश की चाल या वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 2.997925 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मीटर प्रति सेकेंड भी बोलते हैं। यदि हम इतना सारा लिखते हैं, यानी 2 हिंदी बोलते हैं 2.997925, इतना सारा ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ भी यूज कर सकते हैं। पॉइंट के बाद यदि 5 से ज़्यादा है तो उसे हम क्या कर देते हैं, 1 अंक आगे बढ़ा देते हैं, इधर से 1 अंक आएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 3। तो यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि आपको ऐसे नहीं लिखना है तो पॉइंट के 2 अंक बाद तक इसे याद कर सकते हैं। पॉइंट के 2 अंक बाद तक याद कर लीजिए, वो भी सही है, ठीक है। तो मैं अब जो बोलूँगा, जितने भी ये लिखे हुए हैं, ये सब जितने भी लिखे हुए हैं आगे, जितने भी यदि मान लिखे हुए हैं ये, तो इन सब मानों को मैं कैसे बोलूँगा, बस पॉइंट के 2 अंक बाद तक ही बोलूँगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप पूरा का पूरा याद कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला नियतांक है, अगला नियतांक है चुंबकीय नियतांक। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कांस्टेंट या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसे हम किससे लिखते हैं, इसे लिखते हैं म्यू नॉट, ठीक है। ये क्या बताया था अभी आपको, ये वाला जो अक्षर हमने पढ़ाया था अभी पीछे, इसको क्या बोलते हैं, म्यू। जिसके बेस में हमने ये लगा दिया 0 यानी 0 से लगा दिया, तो क्या बोलते हैं म्यू नॉट। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है
4 पाई गुणा 10 की घात -7 आता है 4 पाई गुणा 10 की घात -7। यदि आप इसे हल करते हैं तो इसका मान क्या आता है 1.25 गुणा 10 की घात -6। इसे बोलते हैं हेनरी, इसे बोलते हैं मीटर इनवर्स या प्रति मीटर भी बोलते हैं। यदि आपको इनवर्स हटाना है तो हम बेस में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रति मीटर। ठीक है। इसके बाद अगला नियतांक है वैद्युत नियतांक। क्या है वैद्युत नियतांक? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसे देखते हैं हम किससे, इसका नाम क्या बताया था आपको, एप्सिलॉन। ठीक है, ये आ गया नीचे तो क्या बन गया नोट, तो बन गया एप्सिलॉन नोट। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसे क्या बोलते हैं हम फैराड प्रति मीटर। ठीक है, फैराड प्रति मीटर बोल सकते हैं, मैंने बताया ना, या तो प्रति मीटर बोल दीजिए या फिर मीटर इनवर्स बोल दीजिए, एक ही बात है। इसके बाद अगला आता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसे लिखते हैं स्मॉल ई से। ठीक है, इसका वैल्यू होता है +-1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। ठीक है, अब आपने देखा इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज एक ही जैसा होता है। यदि इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो माइनस आ जाता है। ठीक है, यदि प्रोटॉन की बात करते हैं तो क्या आता है प्लस आ जाता है। बस इसीलिए यहाँ दोनों लिख जाए, प्लस और माइनस। यदि प्लस यूज करते हैं तो किसके लिए, प्रोटॉन के लिए यूज करते हैं। यदि माइनस यूज करते हैं तो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे लिखते हैं स्मॉल एम ई से। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आता है 9.10 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। क्या होता है 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद जो अगला आता है न्यूट्रॉन का विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास ऑफ न्यूट्रॉन, इसे लिखते हैं एम एन से। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1.67 गुणा 10 की घात -27 किलोग्राम। इसके बाद जो आपका आता है होता है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रेडियस बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम प्रदर्शित करते हैं आर ई से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है E²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ME C⁻²। ठीक है, यानी C²। इसको यदि हल करेंगे तो इसका हल करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आता है 2.81 गुणा 10 की घात -15 मीटर। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है आपका प्लांक नियतांक। अगला है प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं, इसे लिखते हैं हम स्मॉल h से। इसका वैल्यू होता है 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। ठीक है, जी का मतलब क्या है, जूल सेकंड। इसके बाद जो अगला आता है वो होता है बोल्ट्जमैन नियतांक, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, इसे लिखते हैं हम स्मॉल k से। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल R/कैपिटल L। ठीक है, कैपिटल R/कैपिटल L। तो कैपिटल R है वो होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, जो L है आपका ये होता है गुप्त ऊष्मा। ठीक है, इसके बाद इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1.38 गुणा 10 की घात -23 जूल प्रति केल्विन। मैंने बोलता प्रति केल्विन बोल सकते हैं या केल्विन इनवर्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद अगला आता है अवोगाद्रो नियतांक। तो अवोगाद्रो नियतांक इसे बोलते हैं अवोगाद्रो कांस्टेंट, और इसे हम किससे लिख सकते हैं, एल से लिखते हैं इसे। ठीक है, तो हमसे कैपिटल एल से लिखते हैं। ठीक है, या हम इसे लिखते हैं एन ए से। ठीक है, एन ए भी हमारा क्या होता है अवोगाद्रो नियतांक। इसका वैल्यू होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 मोल इनवर्स। क्या होता है मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद अगला आता है सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो सार्वत्रिक गैस नियतांक को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है R Na/K, यानी हम L की जगह पर क्या लिख सकते हैं Na, क्योंकि L और Na क्या होता है अभी बताया था आपको, अवोगाद्रो नियतांक होता है। यानी L की जगह हम Na भी लिख सकते हैं। अब इस Na की गुणा इधर कर देंगे K में, तो R बराबर क्या बन जाएगा KNA। तो इसका वैल्यू क्या होता है 8.31 जूल केल्विन इनवर्स प्रति मोल इनवर्स। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं, अगला है आपका फैराडे नियतांक। ठीक, क्या है फैराडे नियतांक, इसे बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी इसका जो प्रतीक होता है F = LE। L क्या था आपका, L था अभी आपको बताया यहाँ पर, L क्या था अवोगाद्रो नियतांक, और E क्या होता है इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 9.64 गुणा 10 की घात 4 गुलाम प्रति मोल इनवर्स। ठीक है,
इसके बाद अगला आता है स्टीफन नियतांक। अगला आता है स्टीफन नियतांक, स्टीफेंस कांस्टेंट बोलते हैं इसका। ठीक है, इसे लिखते हैं सिग्मा से। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई की पावर 5 के की पावर 4 15 यानी 15 एच क्यूब सी स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू होता है आपका ये वाला, यानी 5.56 गुणा 10 की घात -8। ये क्या होता है आपका डब्लू, डब्लू होता है वाट, और एम क्या होता है स्मॉल एम मीटर, यानी वाट मीटर की पावर -2, और के की पावर यानी केल्विन की पावर -4। ठीक है, इसके बाद आता है रीडबर्ग नियतांक। ठीक है, क्या बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल आर बराबर एम ई की पावर 4 बटा 8 एप्सिलॉन स्क्वायर एच क्यूब सी। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1.097 गुणा 10 की घात 7 मीटर इनवर्स। ठीक है, यानी रीडबर्ग नियतांक को हम किससे लिखते हैं, इसे लिखते हैं कैपिटल आर से। इसके बाद अगला आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल जी से लिखते हैं। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल जी से। इसके बाद यहाँ पर इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है आपका वो है गुरुत्वजनित त्वरण। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसे लिखते हैं स्मॉल जी से। इसको बोलते हैं मानक मान या स्टैंडर्ड वैल्यू। तो इसका वैल्यू होता है आपका 9.80 मीटर सेकंड की पावर -2, या क्या बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। अब जैसे कि आपने देखा, ये सारे आपको पता चल गया भाई, ये स्टीफन नियतांक है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसको हम लिखते किससे हैं। ठीक है, रीडबर्ग नियतांक है, इसको लिखते किससे है, और इसका वैल्यू क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मूलभूत नियतांक है। और उससे क्या होता है, पेपर में मिल जाते हैं कभी कभी। यदि नहीं दिए होते हैं पेपर में, तो फिर क्वेश्चन को करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि आप क्यों इंतजार करिए कि हमको पेपर में मिलेंगे, आप खुद से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला देखते हैं हम, ये जो आपको दिखाई दिए एम है स्मॉल एम। ठीक है, तो जो डब्ल्यू दिखाई दिया है यहाँ पर, और जो के दिखाई दिया है यहाँ पर, तो ये सब है क्या, मैंने तो बता दिए। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, जूल या वाट। ठीक है, परंतु आपको नहीं पता, तो इनको भी हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए एन, एन किसका मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूटन। ठीक है, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू शक्ति का एसआई मात्रक होता है, इसे बोलते हैं वाट। ठीक है, इसके बाद जो कैपिटल सी है, ये किसका होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, और इसे बोलते हैं कूलाम। ऐसे यदि आपको कहीं पर दिखाई दिया तो किसका होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, इसे बोलते हैं फैराड। ठीक है, फैराडी भी बोलते हैं कभी कभी, परंतु फैराड इज द राइट। इसके बाद यदि आपको कैपिटल एच दिखाई दिया था, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, इसे बोलते हैं हेनरी। इसके बाद यदि आप कहीं पर कैपिटल जे दिखाई दिया, तो होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक, इसे बोलते हैं जूल। ठीक है, इसके बाद यदि आपको कैपिटल के कहीं पर दिखाई दिया, तो होता है ताप गतिकीय ताप का एसआई मात्रक, और इसे बोलते हैं केल्विन। ठीक है, इसके बाद यदि आपको कहीं स्मॉल एम दिखाई दिया, तो होता है लंबाई का मात्रक एसआई मात्रक, और इसे हम बोलते क्या है, मीटर। इसके बाद यदि आपको स्मॉल केजी कहीं पर दिखाई दिया, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है, इसे देखते हैं हम किलोग्राम यानी केजी से। ठीक है, इसके बाद यदि आपको ये कहीं पर दिखाई दिया स्मॉल एस, इसे हम क्या बोलते हैं, समय का एसआई मात्रक। ठीक है, और इसे हम किससे लिखते हैं, सेकंड से लिखते हैं। इसके बाद यदि आपको MOL दिखाई दिया, तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक। ठीक है, इसे किससे लिखते हैं, मोल से लिखते हैं। ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद जो आगे हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे कुछ वैल्यू, यानी हमें कुछ वैल्यू भी याद रखनी चाहिए। जैसे कि देखिए है पृथ्वी की औसत त्रिज्या, यानी पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है, 6.371 गुणा 10 की घात 6 मीटर। तो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जितनी भी ये वैल्यू लिखी हुई है ये सब आपको याद होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल करने में तो हेल्प मिलने ही वाली है, साथ में जो आपका वाइवा लेने वाले टीचर्स आते हैं वे भी वैल्यू पूछ लेते हैं। यानी
आपको एग्जामिनेशन में यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए अपने रिजल्ट में, तो उसके लिए भी ये वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में जो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं प्रैक्टिकल में भी यूज होती है। तो यानी एग्जामिनर को पूछ सकता है, तो यदि एग्जामिनर को पूछता है और यदि आप इन्हें सही से बता देते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। ये तो आपको पेपर में तो हेल्प करेगी, ठीक है, साथ में एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए भी ये बहुत ही खास है। यानी आपके जो वाइवा पूछने वाले आते हैं एग्जामिनर, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। इसके बाद जो अगला है आपका वो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? 1.4960 गुणा 10⁻11 मीटर। इसके बाद जो अगली है वो है पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी कितनी होती है? 3.844 गुणा 10⁸8 मीटर। इसके बाद अगला है पृथ्वी का द्रव्यमान, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, इसे बोलते हैं मास ऑफ अर्थ। ये कितना होता है? 5.976 गुणा 10⁻24 किलोग्राम। इसके बाद सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का द्रव्यमान होता है 1.99 गुणा 10⁻30 किलोग्राम, यानी सूर्य का द्रव्यमान होता है 10⁻30। पृथ्वी का होता है 10⁻24। इसके बाद जो अगला है वह है चंद्रमा का द्रव्यमान। तो चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.351 गुणा 10⁻22, यानी इसका पावर कितना है? 22। ठीक है, पृथ्वी का कितना था? 24। सूर्य कितना था? 30। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? सूर्य का। नंबर 2 पे किसका होता है? पृथ्वी का। और नंबर 3 पे किसका होता है? आपका चंद्रमा का। इसके बाद जो अगला है वह पृथ्वी का औसत घनत्व। तो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5517 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद होता है आपका पारद। ये जो पारद है इसको बोलते हैं पारा। ठीक है, पारे का घनत्व वो भी किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितना होता है? तो जो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उस पर पारे का घनत्व होता है 13,595.04 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये जो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है ये किसका मात्रक है? ये मात्रक होता है पारे का। ठीक है, इसके बाद जो अगला है आपका वो आता है आपका मानक ताप दाब पर मोलीय आयतन, यानी मानक ताप दाब पर मोल का आयतन या मोलीय आयतन कितना होता है? तो मानक ताप दाब पर मोलीय आयतन कितना होता है? 2.136 गुणा 10⁻−2। ठीक है, और इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब प्रति मोल। ठीक है, मैंने बोला था प्रति बोलते हैं, मोल यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। इसके बाद पानी का त्रिक बिंदु। ठीक है, 3.4 वाटर कितना होता है? ये होता है 273.16 केल्विन। ठीक है, 273.16 केल्विन। इसके बाद आता है पानी की विशिष्ट ऊष्मा किस पर? 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कितनी होती है? 4.1855 गुणा 10⁻3 और मात्रा क्या होता है इसका? जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मानक ताप दाब पर वायु में ध्वनि का वेग, यानी मानक ताप दाब पर जो हम बोल रहे हैं उसकी कितनी स्पीड है, यानी जो ध्वनि जो निकल रही है मुंह से या किसी भी वाद्य यंत्र से, किसी बजने वाले यंत्र से, यानी जो भी ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं उन सभी यंत्रों से, उसकी जो चाल है वो कितनी होती है वायु में? ठीक है, उसकी चाल होती है 333.46 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, मीटर सेकंड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। स्टील का यंग गुणांक आपने बहुत पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। स्टील का यंग गुणांक कितना होता है? 2.1 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर बोलते थे। ठीक है, या मीटर की पावर -2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है मात्रा। इसके बाद अगर आता है चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, या ऐसे बोलते हैं मुक्त पात त्वरण। ठीक है, एक ही बात है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कह दीजिए या मुक्त पात त्वरण कह दीजिए, एक ही बात है। ये कितना होता है? ये होता है आपका 1.619 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपके याद होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई है कि मूलभूत मात्रक क्या होते हैं, मूलभूत नियतांक क्या होते हैं,
उनका मान क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, आंकड़े क्या होते हैं और उनको ग्रीक भाषा में किस तरीके से लिखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा तक इसे पहुँचाइए। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।